ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से व्यक्ति जब भी अपने भावी भविष्य के साथ तालमेल स्थापित करने का कार्य करता है तो सर्वप्रथम वो लग्न कुंडली में ग्रहीय व्यवस्थाओं को देखता है और उसके बाद कौन सी दशा जीवन में प्रवेश करने वाली है ये जांचने का कार्य करता है और उसी आधार के ऊपर कब रफ्तार को बढ़ाना है और कब खुद की ऊर्जा को दुगनी गति के साथ में यूसेज में लेकर आना है, ये सब कुछ भी जानता और समझता है। और वहीं पर उसके लिए एक और पोजीशन निहितार्थ रहती है कि कब अपनी वर्क फोर्स के अंदर कुछ एडजस्टमेंट्स करने हैं और कब वर्क फोर्स को बढ़ाना है, उनको और अच्छे से मोटिवेट करके कामकाज में संलग्न करना है। ये सारी ही गतिविधियां उसके साथ में स्थापित रहने वाली होती है। किंतु कई बार ऐसी पोजीशंस में कंफ्यूजन भी आते हैं और जैसा मैंने कहा कि जब भी व्यक्ति जानकारी समाहित करे तो एक सेग्रीगेशन करके रखे। जानकारी ली वो अच्छी बात है, किंतु उसके साथ में हम भय कितने समाहित कर रहे हैं। भय की स्थितियां व्यक्ति की संभावनाओं को पहले से ही शून्य करके रख देने का कार्य करती है। इसको एक उदाहरण से समझना बहुत ज्यादा आवश्यक है। शुक्र की दशा जीवन के भीतर प्रवेश करने वाली है। हम इसी एक तरह से चार्टिंग की पोजीशंस को देखते हैं। अब यहाँ पंचम भाव में शुक्र प्रथम दृष्टिगोचर स्थितियों में नीचस्थ विराजमान है। लग्नेश कमजोर हो गए तो वहीं 6th हाउस के लॉर्ड भी स्वयं से द्वादश जाकर विराजमान हो गए नीचस्थ स्थितियों में। व्यक्ति ने ये देख लिया कि अब तो जो ये 20 साल है यहाँ पर मुझे मटेरियलिस्टिक लाइफ में बहुत ज्यादा सावधान होकर चलना होगा। कोई भी ऐसे निर्णय से पूर्ण रूपेण बचने की दरकार रहेगी जो कि खर्चों को बढ़ाने वाला रहे। वो 20 साल छोटी मोटी जो कि जीवन की फ्लक्चुएशंस है वो आती है, अंतर प्रत्यंतर आते हैं जहां पर हल्के फुल्के दुराव आते हैं, किंतु कुल जमाजोड़ वो दशा उस व्यक्ति को फाइनेंशियल गेन भी देती है, एक नया आधार भी देती है। 20 वर्ष बाद में वो ये सोचता है कि इस दशा ने ऐसी स्थितियों के साथ में लेकर चलने का कार्य तो नहीं किया जो मैं सोच रहा था। तो उस समय उसको गौर करना चाहिए कि क्या कुंडली के भीतर शुक्र का नीच भंग योग तो नहीं था, और नीच भंग योग था तो उसके प्रभाव मुझे किस तरह से मिल सकते थे। तो कई बार ऐसी अपॉर्चुनिटीज व्यक्ति खो देता है। इसको एक और उदाहरण से समझते हैं। एक व्यक्ति मेडिकल की फील्ड में बहुत अच्छा नाम स्थापित कर सकता था, बेहद शानदार स्थितियां, समय अच्छा, इसी वजह से माता पिता ने प्री डिटरमाइंड अप्रोच के साथ में उसको इंजीनियरिंग की तरफ भेज दिया, सक्सेसफुल भी हुआ, तथा कथित तौर के ऊपर बहुत कुछ अचीव भी किया। किंतु वो व्यक्ति मेडिकल के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा नाम स्थापित करने से चूक गया। उसने अपने रोजगार के साधन को तो स्थापित किया, जिंदगी को चलाया बहुत अच्छे से, किंतु जो संभावनाएं और अच्छे से निकल कर और निखर कर आ सकती थी वहां पर कहीं न कहीं एक पूर्ण विराम लग गया। तो ऐसे स्तर के ऊपर जब हम इस पोजीशन को देखते हैं तो आप देखिए कि लग्नेश यहाँ पंचम भाव में विराजमान हो गए, ये स्थितियां हो गई शुक्र की, नीचस्थ हो गए, और वहीं षष्ठेश भी स्वयं से द्वादश विराजित हो गए। तो शुक्र प्रधान जब लग्न हो तो शुक्र की स्थितियां सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति ने सोच लिया कि इस दशा में मुझे फलाफल नहीं मिलेंगे, शिक्षा हो चाहे दूसरी स्थितियां हो, इतने अच्छे बेनिफिट मिल ही नहीं सकते। किंतु सैद्धांतिक नियम और अनुभव जनित स्थितियां ये कहती है कि जब शुक्र नीचस्थ स्थितियों में विराजमान हो गए और बुध अपनी ही राशि में जब उच्चस्थ विराजित हो गए तो इसको हम नीच भंग योग कह देते हैं। और ये ऐसी स्थिति के अंदर शुक्र के जो फलाफल हैं वो न्यूनता के साथ में जाते हुए नहीं दिखाई देते। लग्नेश की स्थितियां इस समय अंतराल में पूर्ण रूप से कमजोर नहीं कही जा सकती, मध्यम और मध्यम से ऊपर के दर्जे के साथ में कही जा सकती है। वजह यह है कि नीच भंग योग की पोजीशन कभी भी व्यक्ति को उस लेवल के साथ में नेगेटिविटी देने वाली नहीं होती जो कि तथाकथित तौर के ऊपर वो अपनी सोच के साथ लेकर चलने वाला होता है। इवन आप यहां पर यह देखें कि ऐसा व्यक्ति अगर शुक्र की दशा के मध्य अंतराल के अंदर कोई भी ऋण लेकर फाइनेंशियल लेवल का कोई भी काम करने की ओर जाता, कमिश्निंग संबंधी कोई भी कार्य की ओर जाता, अपनी पत्नी के साथ में किसी भी कार्य की ओर रिस्क कैलकुलेटिव अप्रोच के अंदर जुड़ता तो ज्यादा सक्सेसफुल पोजीशंस को लेकर आ सकता था। किंतु भ्रम और भ्रम के साथ में जुड़े हुए संशय, संशय से जन्म लेने वाला भय और भय के साथ में मन की निर्बलता ने उसको एक क्षण के अंदर पीछे बैठाकर रख दिया। अपनी संभावनाओं को व्यक्ति
कई बार इसी तरह शून्य करने का कार्य करता है। इसको एक और उदाहरण से समझना आवश्यक है। जब मैं ये कार्यक्रम ले रहा हूँ 28 अप्रैल 2020 के समय अंतराल में, एक महीने पहले ही देवगुरु बृहस्पति परिवर्तनशील हुए और परिवर्तनशीलता के साथ में अतिचारी हुए और अतिचारी होकर आप देखें कि मकर राशि स्थान में आकर विराजमान हो गए, जहां शनिदेव स्वग्रही और वहीं पर देवगुरु बृहस्पति नीचस्थ, मंगल उस समय उच्चस्थ स्थितियों के भीतर विराजमान थे, जो कि 4 मई तक यहीं विराजित रहेंगे। ऐसी स्थितियों के अंदर कहा गया कि ये नीच भंग योग है, किंतु सैद्धांतिक और अनुभव जनित परिभाषाएं ये कहती है कि शनिदेव ऐसी स्थितियों में अगर उच्चस्थ विराजमान हो जाए, यानी कि 6th हाउस की पोजीशन के भीतर विराजमान हो जाए, तो वो होगा नीच भंग योग। इसको साधारण भाषा में हम समझते हैं कि देवगुरु बृहस्पति लग्न कुंडली में यहां मकर राशि स्थान में विराजमान, नीचस्थ स्थितियां हो गई। अब इस जो है राशि के अधिपति कौन हो गए? शनिदेव हो गए। शनिदेव की उच्चस्थ स्थिति कहां होगी? तुला राशि स्थान के भीतर होगी। तो इसको हम सैद्धांतिक और अनुभव जनित परिभाषाओं के अंदर कह सकते हैं नीच भंग योग, जो कि यहां पर बुध शुक्र की स्थितियों के साथ में भी सामने आया। तो जब भी कोई ग्रह नीचस्थ स्थितियों में विराजमान हो और उसी राशि का अधिपति ग्रह उच्चस्थ जाकर विराजमान हो जाए, तो उसको हम नीच भंग की परिभाषाओं में लेते हैं। अब यहां पर कोई ग्रह नीचस्थ विराजमान है, मान लीजिए देवगुरु बृहस्पति की स्थितियां नीचस्थ है मकर के भीतर, अब वो जाकर विराजित हो जाते हैं, यानी कि शनिदेव जो कि उस राशि के अधिपति हैं वो मकर में या कुंभ में विराजमान हो गए, तो उसको हम नीच भंग योग नहीं कहेंगे। उस ग्रह की उच्चस्थ स्थितियों का होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। और वैसे ही आप देखिए कि जैसे सप्तम भाव में मंगल की राशि स्थान के भीतर चंद्रमा नीचस्थ विराजमान हो गए, वृश्चिक के अंदर नीचस्थ होते हैं, और मंगल अगर मकर के भीतर जाकर उस पोजीशंस में विराजित हो, यानी चलायमान हो ग्रहीय व्यवस्था के आधार पर उस राशि में, तो इसको हम नीच भंग योग कहेंगे। इसका अर्थ यह है कि जो ग्रह अपनी नैसर्गिक स्थितियों के अंदर नीचस्थ स्थितियों में, यानी फलाफल में बहुत ज्यादा कमजोर हो गया, एक प्रपोर्शन के अंदर नेगेटिविटी को देने वाला हो गया, या अपनी जो सामर्थ्य और ताकत है उस व्यक्ति के जीवन में नहीं देने वाला हुआ, नीच भंग के अंदर आते ही वो स्थितियां बिल्कुल रेट्रोगेट हो जाती है और कहीं न कहीं मध्यम से ऊपर के दर्जे के वो फल भी देने वाला हो जाता है। अब चंद्रमा जैसे मन के अधिपति, चंद्रमा कमजोर हो गए तो व्यक्ति कहीं न कहीं मन से शिथिल हो जाएगा, इतनी अच्छी पोजीशंस के अंदर अपने मन को नहीं रख पाएगा, बार बार विचलित होकर अपने सामर्थ्य विहीन स्थितियों का गुणगान करने वाला होगा। किंतु जैसे ही नीच भंग की स्थितियां आ गई, तो जैसे जैसे समय निकलता है व्यक्ति अपने भीतर एक ऊर्जा को भी प्राप्त करने वाला हो जाता है। तो जब भी हम कोई भी पोजीशन को देखें तो प्री डिटरमाइंड माइंडसेट से बचें और कहीं न कहीं भावी भविष्य के आधार को इन सारी ही स्थितियों के साथ में देखने वाले रहें। न आप आधे घंटे में संतुष्टि को प्राप्त करने का प्रयास करें, न ही आप आधे घंटे के अंदर पूरे जीवन को विचलित करने का प्रयास करें। ये व्यवस्था वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ में चलती हुई प्रत्येक स्तर के ऊपर ये बताने का प्रयास करती है कि हमको इस गणना के माध्यम से अपने जीवन में किस को एस्टेब्लिश करना है, और जब हम उस आधार के ऊपर चलते हैं तो अपने भविष्य की पूरी ही पोजीशंस को परिवर्तित करके रख देते हैं। थोड़ा सा और डीपर पोजीशंस में इसको समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए मिथुन लग्न की कुंडली है, देवगुरु बृहस्पति नीचस्थ विराजमान हो गए। ऐसी स्थितियों में अगर शनिदेव पंचम भाव के भीतर जाकर उच्चस्थ स्थितियों में हो तो व्यक्ति विदेश संबंधी कामकाज के साथ में अच्छा खासा गेन लेने वाला हो जाता है। वजह क्या है उसके पीछे? वजह यही है कि जब देव गुरु बृहस्पति अष्टम के भीतर विराजमान हो जाए, नीच भंग के भीतर आ जाए, तो अष्टम और द्वादश दोनों ही विदेश संबंधी गतिविधियों को देखने का एक माध्यम मात्र है, और जब उस माध्यम के हिसाब से कैलकुलेशंस की जाती है तो बेनिफिट भी निकल कर आता है। यहीं पर इसी डिफॉल्ट कैलकुलेशन के अंदर हम फिर से आते हैं। जब शुक्र नीचस्थ हो गए, बुध जो कि वाणिज्य प्रबंधन, वाणी के साथ ही साथ में जीवन के प्रबंधन का अधिपति
आधिपत्य लेकर जो ग्रह है वो सबसे पहले यहां बुध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग बनाएगा। व्यक्ति जब सेकंड हाउस के आधिपत्य के साथ में शुक्र को देखे तो वाणी में एक व्यंग्यात्मक शैली भी मिलती है, और उसमें थोड़ा सा और गहराई के साथ में उतरे तो पंचम भाव जो कि आकस्मिक धन लाभ का भाव है, व्यक्ति अपने जीवन में कैलकुलेशंस को करता है और एक दिन ऐसा आता है जहां पर वो उस आकस्मिक धन लाभ को हासिल करने वाला भी हो जाता है। तो यहां जब लग्नेश नवम पंचम बना रहे हो, जब लग्नेश यहां पर नीच भंग के भीतर विराजमान हो, आप शुक्र की दशाओं में भावी जीवन के ऊपर संशय लगाने का प्रयत्न बिल्कुल भी नहीं करें। इन सारे ही योगों को, इन सारी ही स्थितियों को एक डेप्थ के साथ में समझने की रिक्वायरमेंट रहती है, और जिस व्यक्ति ने समझ लिया इस कैलकुलेशन को, वो सजगता के साथ में चलता है और जीवन को उसी आधार पर सुगम बनाना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। कई बार व्यक्ति जब एक गफलत में उलझता है, बहुत सारे लोग उसके साथ में हो जाते हैं, तो वो कहता है कि साहब एक बार इससे निकल जाऊं, उसके बाद में कभी भी ऐसी स्थितियों के बीच में फंसने की कोशिश भी नहीं करूंगा। वजह क्या है कि उसने अनुभव ले लिया है। तो जब भी हम इन 12 भावों के माध्यम से ऐसे अनुभव ले चुके हों तो पहला प्रयत्न ये रहे कि जीवन में सुगमता को हासिल करने का प्रयास करें और उसके साथ में ही आगे बढ़ते चले जाएं। तो ये था नीच भंग योग के ऊपर एक जानकारी का कार्यक्रम। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे, हाजिर होते रहे हैं। धन्यवाद और हृदय से आभार।